दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इदारे बमै वर्ल्ड बैंक के इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की सालाना जीडीपी इजाफ़ा जो है वो बड़ा मुतासर है, यानी बहुत इम्प्रेसिव है। और इसी तरह वो ये भी तस्लीम करते हैं कि पिछले सालों में हमारे महसूलात जो हैं वो हर साल बढ़े हैं, लेकिन वो इस चीज़ की भी निशानदही करते हैं कि जो हमारा सालाना खसारा है और बढ़ता हुआ जो हमारा डेट है, खा वो अंदरूनी डेट हो या बैरूनी कर्ज़ा हो, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत मुतासर हो सकती है। इस पस मंज़र में सऊदी अरेबिया ने जो हमें 1 साल का और तेल का 3 साल का बेल आउट दिया है, उससे यकीनन हमारी फौरी तौर पर जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं वो किसी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये बेल आउट हमारे इक़्तिसादी मसाइल का एक परमानेंट हल है? हमने ये भी देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में चंद एक सीटों पर जब पीटीआई को शिकस्त हुई और कीमतें बढ़ने की वजह से मुल्क में उनकी मकबूलियत में कुछ कमी आई, तो जरदारी साहब ने और फिर मौलाना फजल रहमान ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ये ऐलान किया कि तमाम हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें मिलकर हुकूमत के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन लाएंगी और बाद में मुमकिन है वो हुकूमत को हटाने की भी कोशिश करें। क्या आज के हालात में हिज़्ब इख्तलाफ में ये सलाहियत मौजूद है कि वो पीटीआई की हुकूमत को पर दबाव डाल सके या पीटीआई की हुकूमत को गिरा सके, और पीटीआई की हिकमत अमली इन हालात में क्या होनी चाहिए? पिछले ही हफ्ते अफ़गानिस्तान में बड़े पुरतशद्दद माहौल में इंतखाबात हुए। बहरहाल इंतखाबात में बहुत सारे नौजवानों ने और ख़ुसूसन ख़वातीन ने बड़ी भरपूर शिरकत की। क्या इन इंतखाबात के बाद अफ़गान हुकूमत की जो रिट है या उनकी कानूनी हैसियत जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और क्या वो तालिबान को शिकस्त दे सकेंगे या वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में एक ताकत की सूरत हाल में बातचीत करने का उनको मौका मिलेगा? ये है हमारे प्रोग्राम ज़ेर बहस के मौज़ूआत। मैं हूँ खालिद मकबूल, मेरे दौर में शरीक गुफ्तगू हैं अहमद पनसूटा साहब, जो बड़े एक नौजवान और मुतहरक वकील हैं, और इस्लामाबाद से काशिफ अंसारी साहब जो एक विंड एनर्जी की फ़र्म को चलाते हैं, और पीटीआई के रमेश कुमार साहब हमारे साथ शामिल हैं। बाद में राना सनाउल्लाह भी शरीक गुफ्तगू होंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। और रमेश कुमार साहब, मैं पहला सवाल आपसे करूँगा कि बड़े सवाल हो रहे हैं कि ये जो सऊदी हुकूमत ने हमारे साथ 3 साल का तेल, 1 साल हमारे अकाउंट में पैसे रखने, और फिर इसको इस पस मंज़र में देखें। आज ही मैं शाम को सुन रहा था कि यूएई का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी $1 बिलियन की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अगले माह के शुरू में चीन जा रहे हैं, फिर वो मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया में भी लोग $2 बिलियन के तेल की डिलेड पेमेंट की बात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, एकदम पाकिस्तान को दुनिया ने ये जो इक़्तिसादी तौर पर वक़्त दी है, एक इज़्ज़त दी है, इसके पीछे सियासी और दूसरे क्या महरक़ात हैं? क्या इसका सिर्फ़ क्रेडिट जो है वो किसको दिया जाए? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इस सूरत हाल पे कुछ रोशनी डालिएगा। शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि आप को जो है इसके ऊपर किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो जिस किस्म की मीडिया के ऊपर अपोजिशन जिस किस्म की क्रिटिसाइज़ कर रही है कि कुछ लेने के बदले कुछ देना भी पड़ा होगा, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद को आगे देख रही है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है, और पाकिस्तान की जोग्राफिकली जो पोजीशन है और उसका स्टेटस इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना होना चाहिए, और वो माजी में इतना नहीं रहा। तो इस वक्त जो क्रेडिबल और ऑनेस्ट जो लीडरशिप है उसकी वजह से एक पजीराई मिल रही है, और जो दुनिया के जो मुल्क हैं और स्पेशली जो हमारे अरब मुल्क जो पाकिस्तान के हमसाया भी हैं, पाकिस्तान के इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, और उसमें सपोर्ट करने वाले मुल्क में सऊदी भी है, यूएई भी है, चाइना भी है।
तो ये एक अच्छी बात है, मगर हम उसको नेगेटिव पहलू में अगर देखेंगे तो इंटरनेशनली वो भी देखेंगे, सऊदी भी कहेगी कि यार हम एक थोड़ा सा फेथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ठीक, मैं थोड़ा सा बहस को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपसे मुत्तफिक हूं डॉक्टर रमेश कुमार कि दुनिया ने ये पहचाना है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में एक मुकाम है और पाकिस्तान को इस वक्त एक माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और मैं आपकी क़यादत को, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो दिफाई क़यादत है, उन सब ने मिलकर मेरे ख़्याल में दुनिया को और अपने हमसाया मुल्कों को ये मनवाया है कि इस मौके पर पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं काशिफ साहब आपके पास जाता हूँ, जो 1 साल का हमें ये बेल आउट मिला है, यकीनन इससे क्या कहें हमें कंफर्ट मिली है। ये कंफर्ट जो है, क्या इस कंफर्ट की वजह से हुकूमत सिर्फ अपने बजट के जो एदाद शुमार हैं उनको पूरा कर सकेगी, नई डेवलपमेंट कर सकेगी, या अवाम के लिए फ़ायदे के मंसूबे सामने ला सकेगी? इस बेल आउट का इन हालात में क्या फ़ायदा होगा? सर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो ये कि बहुत वेरी टॉक्ड आउट इशू है इस वक्त कि ये जो बेल आउट मिला है सऊदी अरब से, और बड़ा टाइमली है, क्योंकि लग ही रहा था खुदा न खास्ता कोई बहुत हम फाइनेंशियल ट्रबल में जा रहे हैं। उस हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा था कि वी वर लुकिंग एट रिज़र्व्स जो चंद हफ्तों के लिए, तकरीबन 1.5 महीने के लिए काफ़ी रह गए हों, तो उसमें तो ये बेल आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है कि आपके पास 3 बिलियन जो कि वो रखवा रहे हैं डिपॉजिट में, वो आपके रिजर्व्स में शो होगा, और जो डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल आपको मिल रहा है 3 बिलियन का, वो ऑब्वियसली आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको सपोर्ट करेगा। अब आपका दूसरा सवाल कि इससे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये मद्देनज़र रहे कि ये एक सपोर्ट है जो अपने अंदर ख़ुद भी एक कर्ज़े की नौयत से है। हाँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम अब इसके बाद अगर हमारे चंद और ममालिक जिनकी आप जैसे बात कर रहे थे, UAE हो जाए या मलेशिया हो या चाइना हो, उनसे भी कुछ सपोर्ट मिलती है, तो शायद उसके बावजूद भी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हमारी जो नेगोशिएशन की जो हमारी पोजीशन है फॉर नेगोशिएशन, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी जितनी कि इससे पहले हो सकती है। मैं ज़रा इसमें एक सेकंड में ऐड करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अगर हमें मलेशिया, चाइना और UAE से सपोर्ट मिलती है तो हम IMF से छुटकारा हासिल कर सकें, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, अपनी इकॉनमी को दुनिया के सामने एक मुस्तहकम इकॉनमी और एक कह लें क्रेडिबल इकॉनमी बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप IMF पास के ज़रूर जाएं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को अपने इकनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ना चाहते हुए भी IMF के पास जाना चाहिए? हाँ देखिए सर, एक तो ये कि इसमें बिल्कुल जो इस वक्त आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है कि तकरीबन 6 बिलियन की ये फैसिलिटी हो गई, 1.5 बिलियन UAE, इसी तरह शायद 1.5 बिलियन कुछ कैश मलेशिया एंड समथिंग। तो ये सब मिला के आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट तो मिल जाती है। एक तो ये कि ये आपके जो मुकम्मल डेफिसिट है उसको कवर नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये कि IMF के पास जो जाना होता है और वहाँ से एक सक्सेसफुल जो आप प्रोग्राम नेगोशिएट करके लाते हैं, उसकी एक सिग्नलिंग की भी वैल्यू है, क्योंकि जो आपके दूसरे इदारे हैं जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें IFC है या वर्ल्ड बैंक है, और इस तरह के मल्टीलैटरल बायलैटरल जो इदारे हैं, उनमें आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो इन्हांस होती है। साहब आपसे मैं पूछता हूं कि जब से ये हुकूमत आई है, क्या इस हुकूमत ने इस मामले में कि वो टैक्सेशन का मसला हो, ये प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, गर्दिशी कर्ज़ों का मसला हो, क्या आप कहीं देख रहे हैं कि हुकूमत ने किसी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा किया है कि वो इस जिसे कहते हैं दे कैन बाइट द बुलेट, इस मुश्किल सूरत हाल को से निपटने के लिए तैयार हैं? जनरल साहब, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस तरह बाकी मेहमानों ने बात की कि एक तो सपोर्ट तो हर हुकूमत को किसी ना किसी टाइम पर मिलती रही है, बट सपोर्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको हैंडीकैप मिल जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डिलीवरी साइड पर आप क्या डिलीवर करते हैं। और जो आपने सवाल किया, ऐसा जो हुकूमत की इस वक्त परसेप्शन है, सीरियसनेस नज़र आती है, बिल्कुल चाहती भी है मामलात को बेहतर करना,
और जो अभी इनिशियल बजट आया है उसमें आप उनकी कुछ सीरियसनेस को अंदाजा भी गेज भी कर सकते हैं। बट मैं समझता हूं कि एक जो नौउम्र हुकूमत है इसमें शायद जो तजर्बाकार लोग उस तरह शायद मौजूद ना हैं, जिसकी होने की वजह से कई चीज़ों के अंदर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बट ये बात अपनी है कि जो सिमत है हुकूमत की वो दुरुस्त है। दे वांट टू टेक ऑन द चैलेंजेस एंड एज यू सेड दे वांट टू बाइट द बुलेट, दे विल। डॉक्टर साहब जरा आप बताइए ना, क्योंकि लोग तो कहेंगे जनाब वो क्या कहते हैं कि आप शो मी द मनी, वो तो क्या पीटीआई ने इन मामलात में टैक्सेशन, ये लॉस में जाने वाले इदारे, ये जो आपका गर्दिशी कर्जा है और दूसरे मामला रेमिटेंस का मामला हो, करप्शन को रोकने का मामला हो, क्या इस पीटीआई की हुकूमत ने कुछ अज़म का इजहार किया है या पहले की हुकूमतों की तरह? देखिए ना, बुरा ना बनाइएगा, जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के साथ आपने कल डील किया है उसमें तो लगता है कि आप जो है वक्ती तौर पर इन मुश्किल फ़ैसलों से घबरा रहे हैं। जी डॉक्टर रमेश साहब। मैं समझता हूं कि पहली चीज़ तो ये कि हुकूमत की विल मौजूद है, और मैं जो थोड़ा सा एग्री करूंगा कि टीम और वीएन जो बनती है वो टीम के साथ बनती है। कुछ उसमें जल्दबाजी में जो फैसले होते हैं और उस चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि ऐसे नहीं हो कि हम एक मरतबा फैसला करें और वापस उसको हमें रिवर्ट बैक करना पड़े, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक फेथ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑनेस्ट लीडरशिप है, और पाकिस्तान को अगर क्राइसिस से निकालने में हम अगर उसको मदद करते हैं तो ये अच्छी बात है। अब हमें डेफिसिट से निकलने के लिए हमें वो एक तो लोगों का, इन्वेस्टर्स का एक एतमाद बहाल करना पड़ेगा कि रेमिटेंस भी हमारे पास आए। दूसरा, हमारा टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा करना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट टैक्सेस भी जो है उसमें भी 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन पे आएँ कि कम से कम हमारे पास वो भी एक। तीसरा ये कि हमें एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा। ये जब तक हम अगर इस वक्त भी $2 अरब के करीब जो है वो डेफिसिट हर महीने आ जाता है, तो अगर $2 अरब अगर आएगा तो फिर यही होगा कि अमाउंट आता जाएगा, जैसे माजी में कर्जे बढ़ते गए इस तरीके से कर्जे बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल मैं अंसारी साहब को कहूँगा आपकी मदद करें। अंसारी साहब, मैं तो जो आजकल पढ़ रहा हूँ प्रेस में, उसमें पता नहीं कि मैं रमेश साहब क्यों नहीं इसको ऑन कर रहे, गवर्नमेंट ने डेफिसिट कम किया है, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पे जोर दिया है, रेमिटेंस पे जोर दिया है। 2 अरब से अभी 1.5 अरब पे आया है। देखिए 2 अरब से, मैं आप ये नहीं कि 2 अरब से अभी 1.5 अरब में इस 2 महीनों में आया है एक्सपेंडिचर। मैंने कहा ये सारे हमारे फोकस है, ये हमारी जो फोकस है उसको हमने फोकस किया हुआ है। गवर्नमेंट की विल जहां पे मौजूद है, गवर्नमेंट की विल मौजूद है तब ये चीजें हो रही है। जब हम माजी की तरह हम नहीं जाना चाहते कि हम 30,000 से 40,000 पे जाएं और पब्लिक पॉपुलर फैसले करते जाएं। हम क्यों पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, हम क्यों गैस के ऊपर जो 1.5 अरब रुपए सब्सिडी जो वो दी गई 1 साल के अंदर, जो वो हम इतना माइनस जो गए, ये हम क्यों जो इन चीजों को ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम पब्लिक पॉपुलर फैसले करते। हम इस वक्त पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने के लिए लाजमी है हमें उन इदारों को प्राइवेटाइज भी करना पड़ेगा। डेफिसिट वाली चीजों को जो हमेशा सब्सिडी के ऊपर चल रहे हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके अगर वो बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो उधर भी हमें प्राइवेटाइज का सोचना पड़ेगा, बन का भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो मुश्किल फैसले हैं वो जब तक नहीं होंगे तब तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं सकेंगे। मैं समझता हूं हमें वो मुश्किल फैसले करके भी इस मुल्क को इस वक्त जो मैंडेट मिला है और उसके ऊपर कम से कम ये उंगली नहीं उठ सकती कि ये ईमानदार नहीं है। तो ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो उस टाइम पे हमें राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर लगा के राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे करके अवाम की और तो आप ये दुनिया रमेश कुमार साहब पूरा उतरना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि चंद एक फैसले अवाम में गैर मकबूल हैं, आप तैयार हैं ऐसे गैर मकबूल फैसले करने को, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब छोटा सा आप बताएं ना कि आप क्या देख रहे हैं कि जो पीटीआई है वो घबराई भी है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विद द पॉलिटिशियंस वो ये है कि जब हम आवाम के अंदर इलेक्शंस के लिए जाते हैं तो हम कुछ वादे करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लीगली इन्फोर्सेबल वादे नहीं है। कल को कोई ये नहीं पूछ सकता रमेश साहब से या किसी और पार्लियामेंटेरियन से कि आपने तो कहा था यहाँ सड़क बनेगी और नहीं बनेगी। वादे जो हमारी पीटीआई की हुकूमत की साइड से हुए हैं वो ये था कि गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, टैक्सेस ज़्यादा नहीं लगाए जाएंगे, जो पैसे मुंह से निकाल लिए जाएंगे सब। अब सारे के सारे फैसलों को चेंज करके ये कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त फैसले हैं जिनसे हम अग्री करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसले और लेने चाहिए, बट अवाम को आप ये कहकर नहीं आए कि हम ये फैसले लेंगे। आपकी स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन ये बताइए पंसोड़ साहब,
अगर सियासी हुकूमत को ऐसे काम करने पड़े, लोग जो 300 यूनिट वाले देखे उनका फिर भी दोबारा ख्याल किया गया। ठीक है पंचोड़ा, आप ये बताएं ना, जब ऐसे मौके पे जब हुकूमत बहुत ज़्यादा माशी लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकती तो हुकूमत के पास और क्या है लोगों को देने के लिए, ज़रा ये भी तो बताइए ना। मैं आई टोटली एग्री कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि ये बात इनको उस वक्त भी पता थी जब ये असेंबलियों में तकरीर करते थे। सिर्फ एक मंशूर है जिस पर लोग यकीन कर रहे हैं और वो है करप्शन वाला, क्योंकि वो खान साहब खुद डायरेक्टली डील कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो पंसोटा साहब ने बात की वो बड़ी तवज्जो तलब बात है कि मौके पर जब हुकूमत के पास माशी कह लें पाबंदियाँ हैं या मजबूरियाँ हैं, ये वक्त है कि आप गवर्नेंस और करप्शन के मामले में लोगों को ऐसे नताइज दिखाएं कि लोगों को ये यकीन आ जाए कि आप एक दयानतदार हुकूमत हैं। कल जब आपके पास माशी वसाइल होंगे तो आप माशी तौर पे भी आवाम को फ़ायदे देंगे। लोग फौरी तौर पर जो आपकी मजबूरी है वो समझने को तैयार होंगे। ब्रेक पे चलेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद करेंगे बात सियासत की। नाज़रीन, अमूमन ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम और किसी भी हुकूमत का एक अपना पूरा टेन्योर पूरा करना जो है वो मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ रिवायत ये रही है कि जो भी जमहूरी हुकूमत आती है उसके ख़िलाफ़ पहले ही दिन से कोई ना कोई महाज खड़ा हो जाता है, और इस महाज में कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी मीडिया, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टियाँ जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। पिछले दिनों ज़रदारी साहब ने PTI के ख़िलाफ़ इस महाज का ज़िक्र किया, फिर मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ शामिल हो गए, और अब दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टियाँ भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है मुख्तलिफ़ जमातों का महाज बनाकर पहले तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन लाना चाहती हैं और फिर वो कहते हैं कि देखेंगे कि बाद में हम हुकूमत को मुश्किल वक़्त भी देंगे, हटाने की भी कोशिश करेंगे। और पस मंज़र उसका वही था कि चूँकि हुकूमत को कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़े जो अवाम में मकबूल नहीं थे, गैस की प्राइस, बिजली की कीमतें, और फिर हुकूमत अपनी सियासी कमज़ोरी की वजह से या सियासी मिसमैनेज की वजह से कुछ ज़िंदमी इंतखाबात जो है वो हार गई है। बहरहाल देखना ये है कि क्या ये मौजू वक्त है हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज आराई का, और क्या वाक़या ही हिज़्ब इख्तिलाफ़ में इस वक्त ये सकत मौजूद है कि वो PTI की हुकूमत को एक क्या कहें दबाव में ला सकती है, या असम्बली से बाहर PTI की हुकूमत को गिरा भी सकती है। ये भी बात देखने वाली है कि क्या अपोजिशन के पास इस वक्त ये सकत मौजूद है। हमारे साथ शामिल हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग N से है, आप बलूचिस्तान में गवर्नर भी रहे हैं। मैं सवाल आप ही से शुरू करूँगा जनरल कादिर कि जिस किस्म के हालात का सामना है इस वक्त पीपल्स पार्टी को और आपकी जमात को भी, मौलाना फजल रहमान को भी मैं कह लूँ, जो आवाम में उनकी पजीराई है, क्या आप समझते हैं इस वक्त अपोजिशन के पास एक मौका है कि वो हुकूमत को दबा सके या गिरा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी साहब, बुनियादी तौर पर मैं तो इस बात पे 100% कि जो भी हुकूमत आवाम के वोटों से अगर आ जाता है जेन्युइनली और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है, उसको मुकम्मल मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। अगर वो नाकाम हो जाता है तो फिर पब्लिक की रिजेक्शन के जरिए से उसको बाहर निकाल किया जाए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इवन हमारी अपनी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, जो ही वहाँ पर हम इक़्तिदार में आए, फौरन इसी पार्टी ने जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने वो धरने की कार्रवाई और लंदन प्लान आपके सामने यहाँ पर जाके 2 महीने के अंदर जाके उधर जाके उन्होंने लंदन प्लान बनाया तारुल कादिर साहब के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ, शुजात हुसैन साहब और सब ने
और फिर लाए और कार्रवाई शुरू की। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उन्होंने ये काम किया तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, नहीं। और इस बात को सामने रखते हुए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया, और इसके लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी को भी दे। दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि ये जो कुछ करेंगे पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, और इनको तजवीज़ भी दी गई कि ये ओथ न ले, बाइकाट करें इन इलेक्शंस को, रिग्ड इलेक्शन। थोड़ा सा कादर साहब, मैं थोड़ा सा बहस को आगे लेके जाता हूँ। आपको और मुझे शायद बाद में ये समझ आई होगी कि सियासत का दिल नहीं होता, और सियासत में जो हिज़्ब में इख्तलाफ है वो पहले दिन से कोशिश करती है हुकूमत को गिराने की। तरह हकीकत पसंदी से देखें, जिस किस्म के कानूनी मसाइल का इस वक्त पीपल्स पार्टी को सामना है, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है उसकी तफसीलात जो सामने आ रही हैं, और जनाब जरदारी साहब, उनकी हमशीरा साहिबा और पीपल्स पार्टी के बेशुमार वज़रा हुकूमत, छोटे छोटे जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये 100 बिलियन का केस है, आप समझते हैं कि हफ्ते 15 दिन के बाद ये पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में आकर हुकूमत को चैलेंज कर सकेगी? नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है, जन साहब एक पॉइंट जहन में रखनी चाहिए, इल्जामात कभी भी जुर्म को साबित नहीं करते हैं। जुर्म उस वक्त जुर्म बन जाता है जिस वक्त अदालतों के जरिए से फाइनल स्टेज पे साबित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिवीजन का स्टेज खत्म हो जाता है, फिर साबित हो जाता है कि उसने कसूर की कि नहीं की। लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी के इवन मुशर्रफ साहब के दौर में इनके खिलाफ 12-15 के करीब केस थे, किसी केस के ऊपर इनकी कन्विक्शन नहीं हुई, और इसी बात को सामने रख के वो दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी मीडिया ट्रायल है वगैरह। मैं बिल्कुल न उनसे इत्तेफाक करता हूँ, न इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को वजह बनाएं और बिफोर हैंड ये फैसला आप सादर कर दें कि जी जरदारी साहब भी फंस जाएगा, उसकी बहन भी फंस जाएगी, उसके पार्टी वाले। कादर साहब, आप यूँ देखें ना, ये जो मुकदमा है अदालतों पे छोड़ दें, ठीक, लेकिन देखे ना अदालतों के जरिए से रिजेक्शन ले आए ताकि हमें खत्म। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कादर साहब। देखें, इस वक्त आपकी पार्टी में नवाज शरीफ साहब, उनकी दुख्तर, दोनों बेटे शहबाज शरीफ साहब, आज उनके बेटों को भी बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया का केस भी अपने पास लगवा लिया है, और आपकी पार्टी के 3-4 लोगों के ऊपर या मुकदमे शुरू हो गए हैं या इंक्वायरी शुरू हैं। आप समझते हैं इन हालात में जब दोनों पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन पे इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो अखबारों के हक पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप समझते हैं कि आपकी पार्टी एक तहरीक चला सकती है इस वक्त? अगर इस किस्म की कोई जरूरत होती तो हमारी पार्टी अब तक खुल के सामने आ चुकी होती। अभी तक हम रिजर्वेशंस में हैं, हमने खुल के सामने नहीं है। ठीक, किसी ने ये नहीं कहा है कि हमारी लाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम कोई तहरीक चलाएंगे डिस्चार्ज करने के लिए, स्ट्रीट्स में आएंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत दानिशमंदाना जी। और इसके ऊपर हमारी पार्टी ने, एक मिनट सर, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि इस किस्म का कोई कदम उठाने से पहले पार्टी मरकजी क़यादत को बुलाया जाएगा, डेलिब्रेशन किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, हम लोग अपनी राय वहाँ पर देंगे जरूरत अगर पड़ेगी इस बात। ये मेरे ख्याल में बड़ी दानिशमंदाना सोच है। सॉरी पुंसोटा साहब, आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर बिल्कुल जनरल साहब की बात बिल्कुल उससे 100% मुत्तफिक हूँ। किसी हद तक जब वो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस की बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं जो PMLN की साइड से आती हैं। वो कहते हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का ट्रायल हो तो आप कन्विक्शन का इंतजार करें, लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल्स हों तो आप जहाज़ों से तस्वीरें फेंकें। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान की दहशतगर्दी का ट्रायल हो तो उससे पहले कहा जाए कि वो मुजरिम है, लेकिन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हो जाए या उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई चीज़ एस्टैब्लिश भी हो जाए तो उसके ऊपर हम नाइसिटीज़ ऑफ लॉ में जाएँ। सर दूसरा मुझे ये बताइए ना पुंसोटा, आप वकील हैं, आप कानून पर जाते हैं, एक चीज़ परसेप्शन भी तो होती है ना दुनिया में, हर चीज़ फाइनली हर चीज़ साबित नहीं होती। माशरे में जब कहानियाँ उभरती हैं वो हर एक के बारे में तो नहीं उभरती। जब इतनी बड़ी कहानियाँ चंद लोगों के बारे में उभरें
तो क्या उनमें कोई उसके पीछे सदाकत नहीं होती? सर, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली जजमेंट दी है, दैट इज़ वेरी रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन, और वो जजमेंट ये दी है कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी है कि वो लेजिस्लेट करें कि क्रिमिनल्स किसी तरह आकर असेंबलीज में मत बैठें जिनकी इवन परसेप्शन भी एज क्रिमिनल्स हो। सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर आपके सामने कोई आपका फ़ोन उठा ले तो सारी ज़िंदगी में लगा ले तो उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन 4.5 साल के बच्चे को चोरी के अंदर 1.5 साल अदालत जेल काट के आनी पड़ती है। ये सिस्टम ही ऐसा है जो ब्रीड करता है इनइक्वालिटी को। उसकी वजह से होता ही है कि आपको इन लोगों को परसेप्शंस पे जज करना पड़ता है। इसको यूं कह लेते हैं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो इसको सिस्टम है वो सारा सिस्टम है जिसमें एलीट मिलकर तमाम एलीट, इसमें शायद आप और मैं भी शामिल हूं, बिल्कुल दुरुस्त, सियासत भी, एस्टेब्लिशमेंट भी, वकील भी, मीडिया भी, एलीट एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, और वो चाहते नहीं हैं कि ये एलिटिज़म का ये जो पूरा एहतमाम या जो एलिटिज़म का ढांचा है ये ख़त्म हो और एक आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका। सर, इसमें एक बड़ी आपसे इस कन्विक्शन से पहले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पहले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में करप्शन के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं जिसको आप इंटरनेशनली साइट कर सकें। आसिफ जरदारी साहब का था, वो भी सस्पेंड हो गया था। सो इस मुल्क में आर वी फोर्स्ड टू बिलीव कि देयर इज नोबडी हु इज करप्ट? सवाल ये है कि आपकी अदालतों से कन्विक्शंस अगर आ जाएं तो उनके साथ सलूक अजीब होता है, और आपको 7 साल बाद रिलीफ मिल जाती है कि आपको पता नहीं था कि 13 साजिश केस कैसे हुआ। वो जुडिशरी ठीक होती है, लेकिन जुडिशरी आपके खिलाफ है। तो ये एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर नोबडी विल बिलीव यू। हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पीटीआई को इस जो अपोजिशन की तरफ से एक प्रेशर है मुखालफत का, पीटीआई के पास कौन सी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए वो इस दबाव से बाहर निकल सकती है। ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन। डॉक्टर रमेश कुमार, हम आपके पास लौटते हैं। आपने जनरल कादर की बातें सुनी और आपने उनसे सुना कि अपोजिशन किस तरह पीटीआई को एक यूँ कह लें मौका देना चाहती है, लेकिन बाद लोग ये कहते हैं कि जब आप पर ये दबाव आया एकदम, तो जो आपका रद्द अमल आया वो शायद इतना पुख्ता नहीं था। आपने कहना शुरू कर दिया लोग जेल में जाएंगे, आपने लोगों को उनकी तस्दीक करनी शुरू कर दी, और फिर आपने ये कहना भी शुरू कर दिया कि फ़लाँ पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। क्या पीटीआई ने इस दबाव को गैर संजीदगी से लिया, या बीच में से आपको ये घबराहट है कि पंजाब में तो 10-15 वोट का सिर्फ मसला है, आपकी सियासत में एमएनए और एमपीएस को तो इतनी वक़्त नहीं दी जा रही? तो क्या किसी किस्म की घबराहट है पीटीआई में, या पीटीआई समझती है कि वो इस मसले से निपट सकेगी? काल मकबूल साहब, पहली चीज़ तो ये कि पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है, हर गवर्नमेंट जब भी आती है, जैसे पीएमएलएन की गवर्नमेंट 2013 में आई तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दहशतगर्दी थी, दूसरी इकोनॉमी थी, तीसरी पावर थी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस दहशतगर्दी के ऊपर किया। इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे आई है उसने सबसे ज़्यादा फोकस जो है नंबर 1 पे करप्शन को किया है, सेकंड चीज़ इकोनॉमी को किस तरीके से लेवल पे लाया जाए, थर्ड नंबर पे पावर को किया है। तो करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस वक्त तक जो भी केस चल रहे हैं वो माजी के बने हुए चल रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ असिस्ट कर सकती है, मगर गवर्नमेंट किसी भी एहतसाब इदारे को नई इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस कहीं भी नहीं कर सकती। और मेरी तरह एक अर्ज़ सुन लें, अगर दूसरे इदारे करप्शन कर रहे हैं तो बजाय आप कि आप शाम को बैठकर करप्शन के ऊपर इतने दावे करें, आप इस्लाहात की बात करें, आप बात करें जो चीज़ें आपने अवाम के लिए की हैं, आप शाम को लोगों को धमकियां क्यों देते हैं? देखिए, वो हर किसी एमएनए की या मिनिस्टर की ये लैंग्वेज ज़रूर हो सकती है, मगर मैं समझता हूँ कि एक मैनिफेस्टो है कि करप्शन के ख़िलाफ़ बगैर किसी के पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, पीपल करप्ट मींस करप्ट है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस से अगर पता चलता है, किसी स्टेट बैंक से पता चलता है, एफबीआर से पता चलता है, तो कम से कम वो केस रेफर होने चाहिए। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंटरनेशनली लोगों की प्रॉपर्टियां कहाँ हैं वो फोकस किया जा रहा है, मगर जो इत्तेहाद बन रहा है, वो जो जेआईटी या जिस किस्म की ये बातें चल रही है, एक परसेप्टिव बना हुआ है कि खान साहब जो है वो खुद इन चीज़ों को देख रहा है और हम गवर्नमेंट को प्रेशर दें। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट, एक तो बात यह कि गवर्नमेंट किसी प्रेशर में आएगी नहीं,
दूसरी चीज ये कि ये जो काम चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब इदारे वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए तो ना, नई अपोजिशन को भी ऐसी हमाकत करनी चाहिए और नई गवर्नमेंट को इन चीजों को कोई डरने की बात है। डॉक्टर साहब इस बात का जवाब दें कि जब अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आपकी जमात पे दबाव आता है और वो लोगों में जाते हैं, कहते हैं बिजली की कीमतें महंगी हैं, गैस की महंगी हैं, और इसका असर आपने देखा ज़िमनी इंतखाबात में भी पड़ा, तो आप इस दबाव को सियासी तौर पर कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पब्लिक पॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो अनाउंसमेंट होती है और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई हालात क्या हैं, मगर आजकल पढ़ा लिखा बंदा, मीडिया के लोग, एनालिस्ट, वो समझते हैं कि पाकिस्तान जिस वक्त से गुजरा है तो आज उन चीज़ों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि भाई ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो मैं ना अब सब्सिडी से हमें निकलने के लिए ये पाकिस्तान पॉपुलर फैसले अगर गवर्नमेंट करेगी तो सपोर्ट हमें मीडिया से भी आएगी, एनालिस्ट से आएगी, आवाम के अंदर वो अवेयरनेस पैदा करेंगे। अगर इन चीज़ों से डरते जाएंगे, दोबारा उसी तरीके के फैसले होंगे, तो फिर ये दोबारा वही हो जाएगा कि 30,000 से 40,000 तक पहुंच जाएंगे। कई लोग हमें डेफिसिट से निकलने के लिए मुश्किल कई लोग ये कहते हैं गुजरना पड़ेगा और वो हम निकलेंगे। ठीक, जनरल कादर बलोच की तरफ चलता हूँ। जनरल कादर बलोच पिछली हुकूमत में भी जिम्मेदार हैसियत थी इनकी, अभी भी ये रहनुमा है। जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि पीटीआई ने बड़े बड़े मंसूबे, खा वो घरों का मंसूबा हो, बाहर से रेमिटेंस मंगवाने का मंसूबा हो, बाहर से जायदादों के ऊपर टैक्स लगाने का मंसूबा हो, आज ही आया है विसल ब्लोअर का मंसूबा, बेशुमार मंसूबे पीटीआई सामने ला रही है। मैं इनको इस बात का क्रेडिट देता हूँ। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के पास वो तंजीम, वो ब्यूरोक्रेसी और वो मैनेजमेंट मौजूद है? शायद क़यादत और उसका विजन तो है, क्या पीटीआई के पास वो मैनेजमेंट और वो तंजीम मौजूद है जिसको बुरुए कार लाकर ये अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? सर, मैं तो ये कहूँगा कि ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ही सुपर ज़बरदस्त बात है 50 लाख मकान बन जाए। ज़बरदस्त बात है 1 करोड़ आदमियों को सरकारी नौकरियां मिल जाएं या दूसरी नौकरियां मिल जाएं। ज़बरदस्त बात होगी, हमारी इकॉनमी जो है ना वो तरक्याती ममालिक के बराबर आ जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी कुछ होती हैं जिनको सामने रख के मनसूबेबंदी करनी चाहिए, क्लेम्स करनी चाहिए। एक वक्त था जिस वक्त कंटेनर्स के ऊपर खड़े होके तो ऐसी ऐसी बातें की जाती थी कि जिनका ग्राउंड रियल दुनिया जहां के जितने भी मसाइल थे सबके सलूशन इनके पास थे, और जो कुछ भी किया जा रहा था ऑन ग्राउंड सिटिंग गवर्नमेंट, वो सब के सब गलत थी। अब इनके सामने जब चीजें आ गई हैं, अब इनको पता चल गया कि मामला ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, इनको पूरा करना कितना मुश्किल होता है, और ये बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है और उसको हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर थ्रू बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ने डिलीवर करना होता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। एक मिनट मेरी ये बात जरूर सुनिए, मैं आपसे, ब्यूरोक्रेसी उसी वक्त डिलीवर करती है जब उनको यकीन हो कि उनकी टेन्योर की, उनकी सर्विस की सिक्योरिटी होगी, उनकी बदनामी और बेइज्जती नहीं होगी। एक सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का पैदा हो चुका है। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं करप्शन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हर एक आदमी अपने आप को इनसिक्योर, चले हम इस बात को आप नहीं है। ठीक, मैं जरा आपको आपकी बात टोकते हुए इस बात पे मैं तईद करता हूँ कि पीटीआई ने अगर अपने मकासद हासिल करने हैं तो उनको एक ऐसी टीम, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी और उस ब्यूरोक्रेसी को हिम्मत देनी पड़ेगी कि उनके मकासद हासिल करने के लिए उनके साथ खड़े हो। हम थोड़ा सा आपके नज़दीक वाले दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ भी लौटते हैं जनरल साहब, और आप ही से मैं पूछूंगा कि हाल ही में इंतखाबात हुए हैं, तशद्दुद हुआ, लेकिन ये क्रेडिट आपको देना चाहिए अफ़गानिस्तान को कि बावजूद इस तशद्दुद के उस मुल्क में इंतखाबात हुए, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने, नौजवानों ने हिस्सा लिया। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और मुल्क में एक जो कानूनी हुकूमत है वो उसके पीछे खड़े हों। क्या इस इंतखाबात के बाद अशरफ गनी साहब की हैसियत मजबूत हो गई है? क्या अब वो तालिबान के साथ, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग जीत सकते हैं, या तालिबान के साथ जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं
उसमें उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे? और क्या आप इन इंतखाबात की वजह से अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में कोई बेहतरी देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी साहब फर्दर स्ट्रेंथन हो जो है, उसकी ताकत बढ़ रही है। ताकत वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताकत कभी भी मसाइल का हल नहीं है। दुरुस्त है। सियासी मसाइल हमेशा मुज़ाकरात के जरिए से सियासी तौर पर हल होते हैं। जब तक टेबल के ऊपर बैठ के तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए से कोई हल ये नहीं निकालेंगे, इनके मुल्क में वो स्टेबिलिटी और अमन उस तरीके से वापस नहीं आ सकता है जिसकी ख्वाहिश ये कर रहे हैं। और ये जो कत्ल गारत की कार्रवाई है, ये इसी तरह जारी रहेगी। हमारी दुआएं हैं रब पाक इनकी मदद करे और ये लोग मामला को सेटल करें तालिबान के साथ। इनके अपने लोग हैं, बजाय इसके कि उनके रीजंस बॉर्डर्स के दाएं बाएं ढूंढने की कोशिश करें, अपने मसले को अपने मुल्क के अंदर ढूंढें और अपने मुल्की लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें और अपने मसलों को यही मेरे ख्याल में यही शायद पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि जनाब आप हम पर दोबारा दबाव ना डालें और बार बार हमसे शिकायत ना करें। अब तो अफगानिस्तान में कई और मुल्कों के नाम आते हैं, तो आप सबको मिलाकर मगर जहन साहब कम से कम सही सिमत में जाने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ठीक है। अफगानिस्तान सही सिमत में इस ऐसे हालात के अंदर जब इलेक्शन भी हो गई, आपने देखा कि इतना टर्नआउट भी नजर आया। अब सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अगर सिस्टम रहता है तो मैं समझता हूं कि अमेरिका भी अब वहां पे बेजार, फिलहाल अमेरिका का वहां पे रहना जरूरी है। फिर आपसे भी यही सवाल है जी, मेरा आपसे भी डॉक्टर साहब यही सवाल है, क्या इन इंतखाबात के बाद अशरफ गनी साहब अफ़गानिस्तान में बजाते खुद अमन कायम करने के काबिल हो जाएंगे? देखिए, एक बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल अगर कोई भी सेटअप आता है और पॉलिटिकली कोई सेटअप बन जाता है वहाँ पे, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इंडिया में भी माहौल अच्छा हो, ईरान में भी माहौल अच्छा हो, अफगानिस्तान में भी माहौल अच्छा हो। कम से कम ये थ्योरी गलत रही है कि पड़ोसी मुल्क अगर तकलीफ में होगा तो वो थोड़ी बहुत आग हमारे पास भी आएगी। तो कम से कम हमारी ये ज्वाइंट एफर्ट्स होने चाहिए। बिल्कुल बनसोटा साहब, लेकिन हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की। कश्मीर में अमन तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा, रोज़ लाशें गिरती हैं और हिंदुस्तान टेररिज्म का नाम लेकर नौजवान कश्मीरियों की जो वो भी होना चाहिए, वो भी टाइम आ गया है। क्या समझता हूं जी, हिंदुस्तान को एहसास नहीं होना चाहिए कि इसका हल होना चाहिए, वरना कब तक ये जुल्म जारी रहेगा? मैं समझता हूं कि ये दिस शुड बी एन इक्वल पोजीशन, दोनों के साथ इक्वल पोजीशन पे हमें खड़े होना चाहिए। और हमारे वजीर आजम साहब को भी और फॉरेन मिनिस्टर को भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर इस इशू को उठाना चाहिए, जिसके ऊपर रेजोल्यूशन मौजूद है, सिंपल एनफोर्समेंट है उसकी। ठीक, दो चार चीज़ें पिछले दिनों मेहमानों का शाह करते हुए कहूँगा, दो चार चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हुई। सवात जो है वो बड़ी देर बाद फ़ौज ने वहाँ पर अमन कायम करने के बाद सिविल हुकूमत के हवाले किया है। मुझे उम्मीद है फाटा में भी अनकरीब इसी किस्म के इक़दाम शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की दो यूनिवर्सिटियाँ लम्स और नस्ट एशिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जीती है। हमारी दुआ है कि आज रात पाकिस्तान T20 की सीरीज़ जीतकर, गो कि हम T20 में दुनिया की सबसे पहले टीम पहले ही अपने आप को हम साबित कर चुके हैं। और मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे बच्चों ने बताया है कि डंकी किंग फ़िल्म जो है बच्चों ने बड़ी पसंद की है। पाकिस्तान में वक्त आया है कि हम अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ दें और अपने माहौल में एक इतनी जिद्दत पैदा करें कि लोग जो है वो खुशी मना सकें। नाज़रीन, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम एक बड़ी गैर जानिबदाराना जायज़ा लें तो बावजूद इसके कि PTI की टीम के ऊपर कुछ उंगलियाँ उठ सकती हैं, उनके लीडरान की ज़ुबान के ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठाए जा सकते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि ये हुकूमत मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं, करप्शन हो, पानी का मसला हो, इदारों की मजबूती हो, टैक्स इकट्ठा करना हो, बहुत देर बाद एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो पाकिस्तान के वो मसाइल जो पाकिस्तान की पसमानदगी को हमेशा के लिए हल करेंगे, उसके ऊपर संजीदगी से गौर करके ये चाहती है कि वो बग़ैर खौफ के जुर्रतमंदाना फ़ैसले करे। क्या ये फ़ैसले कामयाब साबित होंगे? हुकूमत इन इरादों में कामयाब होगी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इस वक्त कम से कम पाकिस्तान के अवाम को
ऐसी हुकूमत को सहारा देना चाहिए ताकि ये हुकूमत जुर्रत के साथ अपने मकासद की तरफ बढ़े, उनको हासिल करके लोगों में अपनी मकबूलियत को प्रूफ करे। हम इस इख्तिताम के लिए दुआगो हैं और मैं इसी बात पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।